महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के पुजारी बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी में बवाल मच गया, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने ही इस फैसले पर उंगली उठा दी। एक दिन पहले ही भोपाल में उन्होंने कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा था, जिसके बाद कमलनाथ और गोडसे पुजारी बाबूलाल चौरसिया की तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें कमलनाथ गुलदस्ता देकर बाबूलाल चौरसिया का कांग्रेस में स्वागत करते दिखे थे। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि कांग्रेस के अंदर ही इसके खिलाफ आवाज उठने लगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव तो खुलकर इसके विरोध में मैदान में आ गए और कई ट्वीट किए। यही नहीं, उन्होंने ट्विटर पर कमलनाथ के साथ बाबूलाल चौरसिया की तस्वीर शेयर की और लिखा कि बापू हम शर्मिंदा हैं। प्रदेश के और देश के लाखों लाखों उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विचार है जो गांधी की विचारधारा से जुड़ा है। जबकि दिग्विजय सिंह ने तो बाबूलाल चौरसिया को पहचानने से ही इनकार कर दिया। कौन है बाबूलाल चौरसिया? कमलनाथ जी ने ज्वाइनिंग कराई है। और कोई है? इस मुद्दे पर पार्टी नेता भी मीडिया के सवालों पर आंखें चुराते नजर आए, क्योंकि खुद को महात्मा गांधी की विचारधारा की समर्थक बताने वाली कांग्रेस के लिए इस मामले पर जवाब देना मुश्किल हो गया। पूरे मुद्दे पर लीडरशिप संज्ञान में है और सही समय पे आप सबको इस बारे में बताएं। इससे पहले बाबूलाल चौरसिया हिंदू महासभा के नेता थे। हिंदू महासभा ने कुछ महीने पहले महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के नाम पर ग्वालियर में लाइब्रेरी की स्थापना की थी, जिसका विरोध करने वालों में कमलनाथ सबसे आगे थे। और जब उन्हीं की मौजूदगी में गोडसे पुजारी बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में शामिल हुए तो पार्टी में घमासान छिड़ गया, क्योंकि ये वही बाबूलाल चौरसिया हैं जो 2017 में ग्वालियर में नाथूराम गोडसे की प्रतिमा की स्थापना के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यही नहीं, उस कार्यक्रम में बाबूलाल चौरसिया ने महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे की प्रतिमा की आरती भी उतारी थी। बाबूलाल चौरसिया ग्वालियर के वार्ड नंबर 44 से पार्षद हैं और वहां देश का इकलौता नाथूराम गोडसे का मंदिर है। हालांकि हिंदू महासभा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके सुर बदल गए और वो गांधी की विचारधारा पर चलने की बात कहने लगे, जिसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेता उनके समर्थन में दिखे। अगर आज गांधी परिवार है, प्रियंका जी ने अगर आज राजीव गांधी के हत्यारे को अगर माफ कर दिया तो क्या इसमें बुरा? अगर गोडसे की विचारधाराओं को छोड़ के अगर महात्मा गांधी की विचारधारा को आत्मसात करते तो उसका कांग्रेस में स्वागत होना चाहिए। सौभाग्य की एक बात यह कि मुंह में गांधी बगल में गोडसे का पुजारी जैसी हालत में कांग्रेस ने खुद को पहुंचा दिया। ग्वालियर में हिंदू महासभा के जिस पार्षद का कमलनाथ ने कांग्रेस में स्वागत किया वो मामूली गोडसे भक्त नहीं है, वो भक्त से एक पायदान ऊपर गोडसे का पुजारी रहा है, जिसने 4 साल पहले गोडसे का मंदिर बनवाया और वहां से गोडसे की मूर्ति हटाए जाने के बाद वो गोडसे की फोटो की आरती भी करता रहा। गोडसे के पुजारी गोडसे के भक्तों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो दूसरे लोगों को भी गोडसे का भक्त बनने के लिए उकसाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। ऐसे नेता को गले लगाकर कांग्रेस ने खुद अपने चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के नेताओं की यह दलील भी गले नहीं उतरने वाली कि गोडसे के पुजारी का हृदय परिवर्तन हो गया, इसलिए पश्चाताप और प्रायश्चित करने के लिए वो कांग्रेस में वापस आया है। अगर ये दलील हम लोग ठीक मान लें तो फिर दिग्विजय सिंह जैसे नेता किस मुंह से बीजेपी को चुनौती देते थे कि वो गांधी का सम्मान करती है तो गोडसे का महिमा मंडन करने वालों को बीजेपी से बाहर निकाल कर दिखाए। गोडसे का महिमा मंडन करने वाले अगर गांधी के दुश्मन हैं तो गोडसे की पूजा करने वालों को, गले लगाने वालों को अपने आप को गांधी के विचारों का वारिस बताने का अधिकार कैसे मिल सकता है? हैरानी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता 1.5 साल से भी पहले राहुल गांधी का वो ट्वीट भूल गए जिसमें वो गोडसे को देशभक्त बताने पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी बताने लगे थे। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी एक महीने पहले का अपना ही बयान याद नहीं रहा। उन्होंने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए सवाल दागा था कि ग्वालियर में गोडसे का मंदिर और उसकी आरती तो पहले ही हो चुकी थी, अब वहां गोडसे ज्ञानशाला खुल गई। पता नहीं कमलनाथ को कांग्रेस के नेताओं ने बताया था या नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि गोडसे का मंदिर, उसकी आरती और गोडसे ज्ञानशाला, इन तीनों काम ग्वालियर के उसी वार्ड में हुए जहां से हिंदू महासभा के पार्षद बाबूलाल चौरसिया ही थे, जिनका कमलनाथ ने कांग्रेस में स्वागत किया है। सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नजर नगर निगमों के चुनाव पर है। चुनाव जीतने के लिए वोट चाहिए, ये इकलौती चीज है जो नेताओं को याद रहती। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वोट दिलाने वाला नेता गांधी भक्त है या गांधी के हत्यारे गोडसे का पुजारी। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं को अंदाजा है कि पार्टी ने कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया है। नगर निगम के वार्ड के बदनाम नेता को पार्टी में शामिल करके कांग्रेस के नेताओं ने उन महात्मा गांधी से खुद को दूर कर लिया जिनके नाम पर ही 7 दशक से पूरे देश में कांग्रेस की राजनीति चलती रही।
राजस्थान के दौसा में जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे कई लोगों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाने के लिए सरकार पहले ही वहां के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर चुकी है, लेकिन अधिग्रहण के बाद भी कुछ जमीनें किसानों के कब्जे में हैं। उन्हीं लोगों ने उस वक्त हंगामा शुरू कर दिया जब प्रशासन के अधिकारी और हाईवे बनाने वाली कंपनी वहां पहुंची। गुस्साए लोगों ने वहां खड़ी गाड़ियों में पथराव किया और प्रशासन को वहां से खदेड़ दिया। इस हंगामे के बीच पुलिस वाले भीड़ को समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस की एक नहीं चली। बताया गया कि जो जमीनें अधिग्रहण के बाद भी किसानों के पास हैं, उनमें फसल उगाई जा चुकी है और हंगामा कर रहे किसानों ने अपनी फसल काटने के लिए 1 महीने का वक्त प्रशासन से मांगा। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम 1 साल पहले ही पूरा हो चुका था। किसानों को मुआवजा भी दे दिया गया। इस एक्सप्रेसवे को 5 साल में पूरा करने का टारगेट तय किया गया था। उसके हिसाब से 2024 की डेडलाइन। इसमें करीब 1 साल कोरोना महामारी की वजह से काम रुका रहा। अब काम में तेजी आई तो किसानों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। दरअसल मुआवजा देने के बाद भी प्रशासन ने कुछ किसानों की जमीन अपने कब्जे में नहीं, काम बंद पड़ा था, इसलिए किसानों ने खेत में फसल बो दी। अब वो चाहते हैं कि जैसे एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी ने इतने दिन इंतजार किया तो फसल काटने तक और रुक जाए। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में वोटिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि सबसे लंबा चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा, जहां 8 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जिनके लिए वोटिंग 27 मार्च को शुरू होगी। इसके बाद 1 अप्रैल, 6 अप्रैल और 10 अप्रैल को वोटिंग होगी। फिर 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। यानी मार्च में बंगाल में चुनाव शुरू होंगे और अप्रैल का पूरा महीना ही चुनाव में बीत जाएगा। असम में चुनाव 3 चरणों में होगा, जिसके लिए वोटिंग 27 मार्च, 4 अप्रैल और 6 अप्रैल को होगी। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होगा, जबकि 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे एक साथ 2 मई को घोषित किए जाएंगे। लेकिन 8 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव कराए जाने के फैसले पर ममता बनर्जी भड़क गई। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया। BJP has the agency power, BJP has the government of India power, but one central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. हालांकि बीजेपी ने ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि 8 चरण में चुनाव होने की वजह खुद ममता बनर्जी की पार्टी है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के इशारे पर बंगाल के चुनाव में हिंसा की आशंका है, इसीलिए चुनाव आयोग को 8 चरण में चुनाव कराने का फैसला करना पड़ा। इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं है, ना निर्वाचन आयोग है, ना भारत सरकार है। इसकी जिम्मेदार कोई है तो स्वयं ममता बनर्जी है, उनकी पार्टी तृणमूल है, जिसने इतनी भयानक हिंसा और भय का वातावरण बना के रखा कि आज बंगाल की जनता जश्न मना रही होगी। वहीं कोरोना संकट के बीच हो रहे चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने कोशिश की कि बेवजह भीड़ जुटाने से राजनीतिक दलों को रोका जा सके। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि इस बार नामांकन के दौरान केवल 2 लोगों को आने की इजाजत होगी। यानी नामांकन दाखिल करने के वक्त हर बार की तरह उम्मीदवार कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि चुनाव आयुक्त ने साफ किया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की व्यवस्था ऑनलाइन भी की जाएगी, जिसका मतलब यह कि घर या दफ्तर में रहते हुए भी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। यहां तक कि जमानत की रकम जमा करने की व्यवस्था भी ऑनलाइन होगी। यानी इस काम के लिए भी उम्मीदवारों को मजिस्ट्रेट के दफ्तर पहुंचने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव प्रचार के दौरान निकाले जाने वाले किसी भी रोड शो में 5 से ज्यादा गाड़ियों को सड़क पर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन के दौरान भी केवल 5 लोग ही एक साथ प्रचार के लिए निकल पाएंगे। चुनाव प्रचार का समय खत्म होने के बाद वोटिंग वाले दिन तक उम्मीदवारों को घर घर जाकर प्रचार करने की इजाजत होती है। कोरोना काल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने बिहार मॉडल की तर्ज पे ही की है, सिर्फ चुनावी चरणों के निर्धारण को छोड़ के। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा बजट सत्र के पहले ही दिन जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद नेता विपक्ष समेत 5 कांग्रेस विधायकों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वहां राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन विपक्ष ने उनके भाषण पर सवाल उठाते हुए सदन में हंगामा शुरू कर दिया।
यहां तक कि राज्यपाल ने पूरा अभिभाषण भी नहीं पढ़ा और वो सदन से बाहर निकल आए। लेकिन हंगामे पर उतारू कांग्रेसी विधायकों ने उनका रास्ता रोक लिया और धक्का मुक्की शुरू कर दी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सुरक्षाकर्मी उन्हें किसी तरह वहां से निकालकर उनकी गाड़ी की तरफ बढ़े, लेकिन वहां मौजूद विपक्षी विधायक फिर बवाल करने लगे। उन्होंने गवर्नर की कार का रास्ता रोक लिया और उस पर घूंसे बरसाने लगे। विपक्ष के इस बर्ताव पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी भड़क गए, लेकिन हंगामा कर रहे विधायकों पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी बीच वहां मौजूद बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हद तो तब हो गई जब धक्का मुक्की में वहां खड़े मंत्री सुरेश भारद्वाज धड़ाम से नीचे गिर पड़े। हालांकि वहां मौजूद पुलिस अधिकारी ने उन्हें उठाया। इसके बाद कांग्रेसी विधायकों को गाड़ी के सामने से हटाते हुए रास्ता खाली कराया। तब कहीं जाकर राज्यपाल का काफिला वहां से रवाना हो सका। राज्यपाल महोदय जी को एक बार नहीं अनेक बार धक्के लगे, गिरने से बचाने की कोशिश करनी पड़ी। जवाब में कांग्रेस ने उल्टा अपने विधायकों के साथ ही धक्का मुक्की होने का आरोप लगा दिया और कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। भाजपा के मंत्रियों ने हमारे लोगों को धक्के मारे, उन सब पे एक्शन होना चाहिए। हालांकि बाद में हंगामा करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। स्वाभाविक की बात है कि लोकतंत्र में संसद और विधानसभा का सदन चर्चा के लिए होता है। सरकार को घेरने के लिए भी जरूरी है कि सदन में चर्चा हो, लेकिन विपक्ष खुद ही ये मौका गंवाने पर आमादा है। बजट सत्र की शुरुआत में संसद में विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करके जो मिसाल पेश की थी, राज्यों में भी उसी की नकल होनी है, ये तय था। हिमाचल प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता उससे भी 4 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण पूरा नहीं होने दिया। सदन के बाहर भी कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल को घेर लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार का आरोप है कि सदन के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल पर अभिभाषण की प्रतियां फेंकी, जो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद संवैधानिक है, वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं रहते। इसलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कांग्रेस के हंगामे को संविधान पर हमला बता दिया। कांग्रेस के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने माना कि सदन के बाहर राज्यपाल का विरोध हुआ था, लेकिन उनको लगता है कि सदन के बाहर राज्यपाल से अभद्रता तो इसके लिए विधायकों को सदन से निलंबित नहीं करना चाहिए। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा एक बार फिर जम्मू कश्मीर में हमले की बड़ी साजिश रच रहा है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि लश्कर-ए-तैयबा जम्मू कश्मीर में नेताओं और सुरक्षा बल पर हमले तेज करने की फिराक में है और इसके लिए लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर रियाज अहमद डार और अबरार नदीम ने बडगाम जिले में अपने एक मददगार के घर बैठक की, जिसमें नेताओं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बल के जवानों के साथ उनके मुखबिरों पर हमले की साजिश रची गई। यही नहीं, इस बैठक में लश्कर-ए-तैयबा ने अपने मददगारों को पुलवामा और बडगाम जिलों से युवाओं को अपने साथ जोड़ने का जिम्मा भी सौंपा, ताकि सुरक्षा बल से हथियार छीनने और उन पर हमले करने जैसी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। हरियाणा के जींद से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रक ने एक दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। बताया गया कि टक्कर मारने वाले ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से ड्राइवर उसे वक्त रहते नहीं रोक सका और वो सीधा आगे खड़े एक दूसरे ट्रक से भिड़ गया। टक्कर इतनी तेज थी कि आगे वाला ट्रक कई मीटर तक घिसटता चला गया। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो ट्रक एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर खड़ा दिखाई दिया, लेकिन तभी पीछे से दूसरा ट्रक आया और सीधा उससे टकरा गया। हादसे में टक्कर मारने वाले ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट फूट गया और उसमें मौजूद ड्राइवर भी अंदर ही फंस गया। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंची, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से ड्राइवर को किसी तरह ट्रक से बाहर निकाला गया। सौ बात की बात है कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय हमको अपनी या किसी दूसरे की जान की परवाह बिल्कुल नहीं होती। हम तो ये मानकर ही गाड़ी चलाते हैं कि सड़क पर हमारे अलावा दूसरी कोई गाड़ी नहीं है। खासकर ट्रक ड्राइवरों का तो सड़कों पर खौफ रहता है, जिन्हें दूसरी गाड़ियां कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आती हैं। उन पर मंजिल तक जल्द पहुंचने का भूत सवार हो जाता है, जिसके आगे ना कुछ दिखता है और ना ही कुछ समझ में आता है। देश में सड़क हादसों में जितनी मौतें होती हैं, उनमें हर 5वीं छठी मौत की वजह कोई ट्रक ही होता है। गनीमत रही कि जींद के इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। गनीमत तो यह भी रही कि दोनों ट्रकों के बीच कोई छोटी गाड़ी नहीं थी, वरना छोटी सी दिखने वाली लापरवाही बड़े मातम की वजह बन जाती। मुंबई के पॉश पेडर रोड इलाके में एक दिन पहले जिस संदिग्ध गाड़ी में जेलेटिन की छड़ें मिली थीं, उसके मालिक का पुलिस ने पता लगा लिया। साथ ही कार को उस इलाके में पार्क करने वाले शख्स का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा, जिसमें दिखा कि कार को पेडर रोड इलाके में सड़क किनारे खड़ी करने के बाद वो शख्स गाड़ी के पिछले दरवाजे से नीचे उतर गया। उस कार के पीछे थोड़ी दूरी पर दूसरी सफेद गाड़ी नजर आई।
पुलिस को शक है कि वहां खड़ी कार में विस्फोटक छोड़ने के बाद वो शख्स पीछे खड़ी सफेद गाड़ी में बैठकर वहां से निकला होगा। इस इलाके में तमाम सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं वो मुंबई पुलिस छान रही है। पेडर रोड इलाके में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के पास विस्फोटक से भरी कार बरामद की गई थी। पुलिस ने बताया कि जिस किसी ने ये कार वहां खड़ी की वो ऐसी योजना बनाकर वहां पहुंचा था कि किसी को भी उस पर शक न हो। तो सस्पिशियस गाड़ी मिली थी, उसकी जो नंबर है, नंबर प्लेट पे जो नंबर है वो एक मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी डिटेल में जो एक गाड़ी है उसकी नंबर से मैच होती है। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई कि विस्फोटक से भरी कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी और गाड़ी की जांच करने पर पुलिस ने उसके अंदर से भी कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद की। पूरे मामले की जब बारीकी से पड़ताल की गई तो पता चला कि वहां खड़ी की गई कार चोरी की है और पुलिस ने जानकारी दी कि 8 दिन पहले वो कार विक्रोली इलाके से चोरी की गई थी। कार के साथ पुलिस को वहां से एक धमकी भरी चिट्ठी भी मिली जिसमें मुंबई को दहलाने की साजिश का जिक्र था। कार के मालिक तक पहुंचने में भी पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगा और पूछताछ के लिए कार के मालिक को क्राइम ब्रांच के दफ्तर बुलाया गया। 17 तारीख को शाम को मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई है, उसके बाद चोरी हुई है। मुंबई के सबसे पॉश इलाके में विस्फोटक से भरी कार मिलने के बाद पूरे मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच को जांच का जिम्मा सौंपा गया। इसके अलावा मुंबई को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए 10 टीमें बनाई गईं और धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच के साथ एटीएस को जांच में शामिल किया गया। कार के अंदर से जेलेटिन की जो 20 छड़ें बरामद की गईं वो नागपुर की एक कंपनी में बनाई गई थी। उस कंपनी ने इस मामले में बयान जारी किया कि वो जिस किसी के पास भी लाइसेंस होता है उसी को जेलेटिन की सप्लाई करती है, लेकिन यह भी साफ किया कि जेलेटिन की छड़ें 25 किलो के बॉक्स में भर कर दी जाती हैं, न कि उन्हें खुला भेजा जाता है। एंटिलिया के पास जेलेटिन की 20 छड़ें बॉक्स में न होकर खुली हुई हालत में मिली थी, जिससे उसके खरीदार की पहचान करना भी पुलिस के लिए चुनौती बन गया। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक बयान जारी कर इस पूरे मामले में तुरंत एक्शन में आने के लिए मुंबई पुलिस की तारीफ की। यूपी के अलीगढ़ से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि ये आग कैसे भड़की इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन ये इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार की चपेट में आते ही उससे धुआं उठने लगा। ये मंजर देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। चलती चलते बंद हुई, बाहर निकल कर देखे बोनेट पर आग थी। आग लगी तो फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। कार में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की 2 गाड़ियां वहां बुलाई गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने का काम शुरू किया और काफी मेहनत के बाद उसे बुझा भी लिया गया। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की सुनवाई के दौरान पुलिस ने तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इस बार दिल्ली पुलिस ने कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वीडियो भी चार्जशीट में जोड़े, जिन्हें इस बात का अहम सबूत माना जा रहा है कि दंगे अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत दंगे भड़काए गए थे। दिल्ली पुलिस ने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चार्जशीट में जोड़ी, उसमें एनिमेशन के जरिए समझाया गया कि कैसे करावल नगर और उसके आसपास के इलाकों और छोटी छोटी गलियों से भीड़ को योजना के तहत बुलाया गया। हर जगह से आती हुई भीड़ उसी जगह पहुंची जहां दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या हुई और इसी जगह एसीपी अनुज और डीसीपी अमित शर्मा पर भी हमला हुआ। पुलिस ने इस प्रेजेंटेशन में उन सभी सीसीटीवी कैमरों को दिखाया जो रास्तों पर लगे थे, लेकिन दंगाइयों ने साजिश के तहत हमले से कुछ देर पहले या तो उन्हें ढक दिया या फिर उनकी दिशा बदल दी। कुछ कैमरों में दंगाई कैद भी हुए थे, जिनकी तस्वीरें कोर्ट को दिखाई दी। तस्वीरों में गलियों से गुजरते लोगों के हाथों में डंडे साफ दिखे, जिनके जरिए ये समझाया गया कि दंगों की पहले से साजिश रची गई थी। पुलिस ने आसिफ नाम के जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसकी तस्वीरें भी इन वीडियो में साफ दिखी। आसिफ के हाथ में एक हथियार भी दिखा, जिसे कपड़े से ढका गया था। पुलिस ने उस हथियार को भी बरामद किया है। अजीब से दिखने वाले इस हथियार में लोहे के 3 नुकीले गोल चक्र हैं, जो किसी मशीन के पुर्जे जैसे दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अब तक दंगों के 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं और चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया है कि जानबूझकर सबूत मिटाने के इरादे से सीसीटीवी कैमरों को या तो तोड़ा गया या उनकी दिशा बदल दी गई। पुलिस का दावा है कि ये चार्जशीट फोरेंसिक और तकनीकी सबूतों की मदद से तैयार की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा काम आए दंगे वाली जगह से कुछ दूर लगाए गए वो कैमरे जिनमें FRS यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम काम कर रहा था। उन्हीं कैमरों से दंगाइयों की पहचान करने में पुलिस को बड़ी मदद मिली। इसके बाद जिन लोगों की पहचान हुई, उनके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक करने के बाद उपद्रवियों को पकड़ा जा सका। जिन जगहों पर दंगे हुए उनमें चांदबाग और मुस्तफाबाद में 33 सीसीटीवी कैमरे थे, जबकि बाकी इलाकों में 43 सीसीटीवी कैमरे थे।
सौभाग्य की एक बात यह कि नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई थी वो अचानक नहीं भड़की। ये दावा दिल्ली पुलिस ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में किया है। इस चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली के दंगों की आग में झोंकने और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए भी लंबी तैयारी की गई। जिन इलाकों में दंगे भड़काए गए वहां सीसीटीवी कैमरों को पहले ही तोड़ दिया गया था, ऐसा दावा चार्जशीट में किया गया। करीब 2 दर्जन सीसीटीवी कैमरों को कपड़ों से ढक दिया गया ताकि दंगाइयों के चेहरे बेनकाब न होने पाए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा करने के लिए नाबालिग लड़कों को मोहरा भी प्लान के तहत ही बनाया गया ताकि वो पकड़े जाएं तो अपनी कम उम्र की वजह से कानूनी कार्रवाई से बच सकें। 1 मार्च से कोरोना की वैक्सीन लगाने का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान यह बताना होगा कि अपनी पहचान का प्रमाण देने के लिए किस दस्तावेज का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये कि अगर किसी के पास आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उस व्यक्ति को ये साफ करना होगा कि वो अपनी पहचान का प्रमाण कैसे देगा। 45 से 49 की उम्र में अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जैसे अस्थमा, कैंसर या डायबिटीज, तो उसे डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके अलावा जो निजी अस्पताल कोरोना का टीका लगाएंगे उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास इसके लिए पर्याप्त जगह है। उन सेंटरों में वैक्सीन का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए जरूरी मशीनें हैं या नहीं, ये भी बताना होगा। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि उनके पास वैक्सीन लगाने के लिए अपना स्टाफ और टीम हो। यही नहीं, निजी सेंटरों में वैक्सीन लगाने के बाद तबीयत बिगड़ने पर हालात संभालने के इंतजाम होना भी जरूरी है।